फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 14 इरिगेशन इंजीनियरिंग यूनिट 5। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमने लास्ट टॉपिक में बात करी थी एक्वाफर के बारे में। एक्वाफर क्या होता है, कौन सी संरचना होती है, उसमें सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे और डिफरेंट काइंड ऑफ अदर फॉर्मेशंस उनको भी हम पढ़ चुके थे, जैसे एक्वाफर क्या है, एक्वाटार्ड क्या है, एक्वाक्लूड क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज थ्रू एक्वाफर। एक्वाफर से जो हमारा पानी है उसका जो मूवमेंट होगा वो हम देखना चाह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी को हम कैसे मेज़र करें और डिस्चार्ज को हम कैसे मेज़र करें। तो इन चीज़ों को हम कैसे मेज़र कर पाएंगे वो चीज़ देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि यील्ड का मतलब क्या होता है। देखो एक्वाफर यील्ड का मतलब क्या है, क्योंकि ये टर्म ऐसी है, ये आपको समझना जरूरी है, अदरवाइज आप किसी स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करोगे तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे। इस चीज़ को जरूर से समझ लें आप क्या है ये, क्योंकि आगे जब ये हेडिंग आएगी तो मैं केवल आपको ये बोलूँगा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस चीज़ को। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर मैंने कोई वेल डग कर दिया है, वेल एक कुआं खोद दिया है इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल था। तो ये क्या चीज़ है, ये कंप्लीट एक्वाफर ही तो है भाई। ये इसमें ग्राउंड वाटर टेबल है, मतलब इसके नीचे नीचे है पानी, ये है ग्राउंड वाटर टेबल। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट, ये क्या है, यहाँ तक जो नीचे जा रहा है ये है हमारा कंप्लीट एक्वाफर। इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा एक्वाफर है कंप्लीट, ये भी एक्वाफर है। बीच में हमने क्या बना दिया, बीच में हमने एक वेल बना दिया, ओपन वेल। ओपन वेल में पानी कैसे आएगा, जब हमने खोदने के बाद में जो इसकी ग्राउंड वाटर टेबल है वहाँ से पानी शुरू होता है आना। और किस तरह से आता है वो देखो, इस तरह से आता है। ये एक कोन बनता है, इसको बोलते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ऐसे आता है पानी, ये इस तरह से। फिर धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब पूरा पूरा कोन बनता है इस तरह से, यूँ कोन बनता है, एक इस तरह से कोन बनता है। धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर उसका ग्राउंड वाटर टेबल है, ऐसे। और जब आप इसमें से पानी को बाहर निकालोगे पंप करके, तो पंप करने के बाद में इसका लेवल घटेगा और इस तरह से ही घटेगा कोन के रूप में। लेकिन जैसे ही आप पंपिंग बंद कर दोगे तो पानी ऑटोमेटिकली फिर से इसी लेवल पर आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है किसके अंदर, हमारे वेल के अंदर। ये हमारा वेल है। तो अब दो चीज आती है, दो टर्म आती है। एक तो आता है यील्ड। यील्ड का मतलब क्या है, यहां पर यील्ड का मतलब होता है कि जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था कैचमेंट यील्ड। कैचमेंट यील्ड कोई सा भी वर्ड हो, यील्ड का मतलब है उससे हमें कोई चीज कितनी प्राप्त हो रही है। जो चीज हमें प्राप्त हो रही है उस प्राप्त करने को हम क्या बोलते हैं, यील्ड। कि उससे कितना प्राप्त हो रहा है, कितना हमें मिल रहा है। तो यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या प्राप्त होगा, यहां पर डिस्चार्ज तो प्राप्त होगा, पानी प्राप्त होगा। पानी का मतलब क्या है, पानी वॉल्यूम के रूप में ही तो होगा। और अगर उस वॉल्यूम को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बताऊं तो डिस्चार्ज। तो अगर मैं वॉल्यूम बोलूं या डिस्चार्ज बोलूं एक ही बात है। तो पानी प्राप्त हो रहा है या डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है, वॉल्यूम प्राप्त हो रही है, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्वाफर की यील्ड का मतलब क्या है, एक्वाफर से कितना पानी प्राप्त हो रहा है, कितना पानी वॉल्यूम प्राप्त हो रही है, कितना डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है। तो एक्वाफर की यील्ड का मतलब क्या है कि एक्वाफर से कितना डिस्चार्ज प्राप्त हो रहा है। अब कैसे प्राप्त होगा, एक्वाफर की यील्ड का मतलब क्या है, वेल की यील्ड का मतलब क्या है। तो देखो पहले तो मैं बताता हूँ आपको कैचमेंट यील्ड। मैंने आपको कैचमेंट समझाया था इस तरह से, चारों तरफ पहाड़ थे, बीच में हमने यहाँ पर एक डैम बनाया था बिल्कुल आगे। तो ये पहाड़ से इस तरह से पानी आ रहा था, ये यूं इस एरिया से, और वो बीच में जाकर के इकट्ठा हो रहा था और एक मेन स्ट्रीम या फिर मेन रिवर को जाकर के मिल गया, मेन चैनल को जाकर मिल गया। पानी इस तरह ऊपर से आएगा झरनों के रूप में और वो एक मेन स्ट्रीम या फिर मेन रिवर को मिल जाएगा और वो रिवर आगे जाएगी। और आगे क्या है, डैम है, तो पानी यहाँ रुकता चला जाता है। तो जितने एरिया से इस रिवर को पानी मिल रहा है उस एरिया को बोलते हैं हम कैचमेंट। और उस कैचमेंट से जितना पानी मिल रहा है उसको बोलते हैं हम कैचमेंट की यील्ड। कि कैचमेंट की यील्ड कितनी है, कैचमेंट से कितनी उपज प्राप्त हो रही है। उपज मतलब क्या, यहां पर कोई खेती तो मिलेगी नहीं, कैचमेंट से क्या मिल रहा है, पानी। तो पानी की उपज से मतलब है यील्ड का। तो कैचमेंट यील्ड का मतलब क्या है, कैचमेंट यील्ड। ये दो तीन टर्म है, नहीं समझोगे तो आगे आपको बहुत कंफ्यूजन होगी बार बार। तो कैचमेंट यील्ड का मतलब क्या हुआ कि इस कैचमेंट एरिया से इस चैनल को कितना पानी प्राप्त हो रहा है वॉल्यूम के रूप में, तो वो क्या है इसकी कैचमेंट यील्ड। तो कैचमेंट यील्ड मैंने आपको बोला एग्जांपल के लिए कि इस कैचमेंट की जो यील्ड है वो है 100 मिलियन मीटर क्यूब। 100 मिलियन मीटर क्यूब पानी मिल रहा है, ठीक है।
एग्जाम्पल है केवल ये। तो ये क्या है, इसकी कैचमेंट की यील्ड है। अब देखो आप, अब आगे बताता हूं मैं आपको एक्वाफर की। तो एक्वाफर की यील्ड का मतलब क्या है, एक्वाफर से पानी आपको कहां से प्राप्त होगा, एक्वाफर से दो तरीके से पानी प्राप्त होगा। ये हमारा एक्वाफर था जो नीचे दिख रहा है आपको, इसमें पानी यहां पर मौजूद है ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे। तो आपने क्या किया, एक वेल बना दिया। तो इस वेल के अंदर पानी कहां से आ रहा है, एक्वाफर से ही तो आ रहा है। तो एक्वाफर की जितनी ज्यादा यील्ड होगी उतना ही ज्यादा पानी किस में आएगा, कुएं में आएगा। बात क्लियर है। तो एक्वाफर की यील्ड का मतलब क्या है, कितना डिस्चार्ज हमें प्राप्त हो रहा है, कहां से, इस एक्वाफर से, इस कुएं में। ठीक है, आपने एक ट्यूबवेल बनाया तो ट्यूबवेल में भी पानी कहां से आएगा, एक्वाफर से आएगा। कहां से डिस्चार्ज मिलेगा उसको, ट्यूबवेल को डिस्चार्ज कहां से मिलेगा, एक्वाफर से मिलेगा। तो वो सारी चीज क्या कहलाएगी, एक्वाफर की यील्ड कहलाएगी कि एक्वाफर से कितना पानी प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में पानी प्राप्त हो रहा है। तो ये होती है हमारी एक्वाफर की यील्ड। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लाइन लिखी मिले एक्वाफर की यील्ड को हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपके माइंड में क्या आएगा, एक्वाफर का डिस्चार्ज। बात क्या है, एक्वाफर का डिस्चार्ज। और एक्वाफर कोई ट्यूबवेल नहीं है कि भाई ट्यूबवेल से हम डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं, या फिर कोई पाइप नहीं है एक्वाफर। इसका मतलब क्या है कि जो कुआं है उस कुएं में पानी कितना आ रहा है एक्वाफर से, यही तो है डिस्चार्ज का मतलब। जितना ज्यादा डिस्चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पानी आ सकेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पानी कम ज्यादा कैसे होगा एक्वाफर से। अरे भाई, हो सकता है जो एक्वाफर है उसके अंदर सैंड है, और सैंड भी कौन सी, कोर्स सैंड है। एक तो फाइन सैंड, एक कोर्स सैंड। कोर्स सैंड है तो क्या है, उसके अंदर वॉइड ज्यादा होंगे और क्या है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर होगा, और वहां से पानी जो रेट होगी, पानी के आने की दर होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। पानी इजीली, उसकी परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पानी क्या है, जल्दी जल्दी आएगा उसमें से, कोर्स सैंड वाले इलाके में से। और अगर फाइन सैंड है नीचे तो क्या आएगा, पानी धीरे धीरे आएगा। धीरे आएगा मतलब उसकी आने की दर क्या है, कम है। दर का मतलब क्या है, डिस्चार्ज कम है। तो कोर्स सैंड वाले का डिस्चार्ज तो हो गया ज्यादा। तो मान लो नीचे हमारा एक्वाफर था और हमने क्या बना दिया, एक कुआं बना दिया। तो उस कुएं के अंदर उस एक्वाफर से पानी आ रहा है। अब पानी जो हमारा एक्वाफर था वो कौन से, किसका था, कोर्स सैंड का था। तो पानी किस तरह से आएगा, ज्यादा रेट से आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो यील्ड है एक्वाफर की बहुत ज्यादा है। तो यील्ड का मतलब क्लियर हुआ, क्या होता है यील्ड का मतलब, क्या हुआ कि किस रेट से पानी आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज क्या है। और वहीं अगर हम दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, वहां पर जो एक्वाफर है वो किसका बना हुआ है, एक्वाफर बना हुआ है हमारे फाइन सैंड का। ठीक है, तो जहां पर फाइन सैंड का बना हुआ है वहां से पानी क्या है, पानी के आने की दर बहुत कम होगी। और अगर कम दर होगी तो हम क्या कहेंगे कि इस एक्वाफर की, यहां पर जो एक्वाफर है जमीन के नीचे, उसकी यील्ड क्या है, कम। तो यील्ड से आपके माइंड में क्या आया, एक्वाफर का डिस्चार्ज। तो मुझे यह समझाना था कि यील्ड का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। कौन से केस में एक्वाफर की यील्ड बोलता है तो उसका मतलब क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और दूसरा, अगर आपको एक, तो तीन चीज हो गई। पहली तो हमारी क्या थी, यील्ड ऑफ कैचमेंट, बात क्लियर है। दूसरा क्या था, एक्वाफर यील्ड या फिर यील्ड ऑफ एक्वाफर। और तीसरी चीज है हमारी यील्ड ऑफ वेल या ट्यूबवेल। कुएं की बोली जाए या फिर ट्यूबवेल की बोली जाए, इसकी यील्ड का मतलब क्या है कि कुआं जो है उससे हम पानी निकाल रहे हैं तो कितना डिस्चार्ज हमको प्राप्त हो रहा है, वो किसकी यील्ड है, वो वेल की यील्ड है या फिर ट्यूबवेल की यील्ड है। तो ये तीनों चीजें हैं अलग अलग। जितना ज्यादा डिस्चार्ज इसका होगा एक्वाफर का, उतना ही ज्यादा डिस्चार्ज किसका होगा, वेल का। क्यों भाई, इस वेल की जो हमने गहराई रखी थी, मान लीजिए इस वेल की गहराई रखी थी हमने टोटल 10 मीटर, 10 में से 3 मीटर में पानी है। अब आपने पंप लगा दिया, पंप ने 3 मीटर को तुरंत खींच लिया, पंप ने उस 3 मीटर पानी को तुरंत खींच लिया, तो यहां तो कुछ रहा ही नहीं, अब क्या खींचेगा पंप। ठीक है, और इसके अंदर पानी कहां से आएगा, चारों तरफ एक्वाफर से आएगा। एक्वाफर से पानी धीरे धीरे तो बढ़ेगा, एकदम तो बढ़ नहीं जाएगा। तो जितनी ज्यादा इसकी यील्ड हुई एक्वाफर की, उतनी ही ज्यादा यील्ड किसकी हुई, हमारे वेल की हुई। तो दोनों की यील्ड को हम लगभग एक ही तरीके से निकालते हैं। केवल यहां पर मैं आपको नाम बताऊंगा, उनके उन मेथड्स के नाम बताऊंगा, तो वो सारी चीज हम देखते हैं। तो पहले तो हम देखना चाह रहे हैं क्या चीज निकाल रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज थ्रू एक्वाफर। तो ये हमारा एक्वाफर था, एक्वाफर में जो पानी है, पानी का मूवमेंट ऐसे होगा, इस तरह से देखो, ये पानी का मूवमेंट हो रहा है। अब हम निकालना चाह रहे हैं कि ये जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी को कैसे निकाला जाए, किस तरह से मेजर करें हम। तो इसकी वेलोसिटी को निकालने के लिए अब बात किसकी हो रही है, एक्वाफर एक सॉइल ही तो है। तो सॉइल से अगर कोई
हमारे पानी या किसी भी लिक्विड की हमें वेलोसिटी ज्ञात करनी है तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? सॉइल से वेलोसिटी निकालने के लिए हमें मालूम है डार्सी का लॉ यूज आता है। तो डार्सीज लॉ क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो डार्सीज लॉ के बारे में देखते हैं। तो एक्वाफर से अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है तो वही बात है, कहां से अगर आपको एक्वाफर से वेलोसिटी निकालनी है तो आप चाहे इसका यूज करो चाहे डार्सी लॉ का यूज करो, एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? एक्वाफर भी सॉइल ही है एक तरह से, और डार्सी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो मैं डार्सी लॉ को लिखता हूं। तो डार्सी लॉ से अपन निकालेंगे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को, एक्वाफर के अंदर पानी की वेलोसिटी को किससे मेजर किया जाएगा? डार्सीज लॉ से। तो एक लाइन आप लिखेंगे कि एक्वाफर में वेलोसिटी को डार्सी लॉ द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखो डार्सी लॉ क्या कहता है? डार्सी लॉ कहता है ये एक सॉइल मीडियम के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें फ्लो जो है कैसा माना जाता है? लेमिनार फ्लो माना जाता है। इसके अंदर फ्लो कैसा माना जाता है? लेमिनार फ्लो माना जाता है। लेकिन लेमिनार फ्लो होता नहीं है वहां पे, एक्चुअल में माना जाता है आइडियल कंडीशन है। भाई जितने भी फॉर्मूले बनते हैं ना आइडियल कंडीशन के लिए ही बनते हैं, और वहां पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके उसको रियलिस्टिक से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने आइडियल कंडीशन नहीं मानी तो एक्चुअल कंडीशन के लिए कभी हम फॉर्मूले बना ही नहीं सकते, बना पाएंगे तो बहुत जटिल होंगे, इसलिए हम हमेशा आइडियल कंडीशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो डार्सीज लॉ की बात करते हैं। डार्सी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लेमिनार फ्लो के लिए। और ये कहता है कि किसी भी सॉइल सैंपल से जो हमारा डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज वो किसके समानुपाती होता है? वो समानुपाती होता है हमारे हेड लॉस के, ठीक है। और किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। और किसके व्युत्क्रमणपाती होता है हमारे? ये होता है जो टोटल लेंथ ऑफ सैंपल होती है। मान लीजिए मेरे पास कोई सॉइल है, इस तरह से मैंने एक सिलिंड्रिकल सैंपल ले लिया, उसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया। अब ये सिलिंड्रिकल सैंपल ले लिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया यही तो होगा। ये देखो आपको मार्कर दिख रहा है, ये क्या सिलिंड्रिकल है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसको मैंने ऐसे रख दिया है और पानी को मैं फ्लो होने दे रहा हूं इस एरिया में से। इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी भी इसकी लेंथ, 1 मीटर इसकी लेंथ है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने इस सॉइल सैंपल के क्रॉस सेक्शन एरिया में से पानी को जाने दे रहा हूं। इसने इतनी लेंथ ट्रेवल करी। लेंथ ट्रेवल करेगा जब भी कोई लिक्विड लेंथ ट्रेवल करेगा, लिक्विड हो चाहे कोई फ्लूइड हो, मतलब गैस हो, कोई भी लेंथ ट्रेवल करेगा तो उसकी एनर्जी में लॉस होगा ऑटोमेटिकली। क्यों लॉस होगा? बहुत सारे लॉसेस होते हैं हमारे, फ्रिक्शन लॉस और भी बहुत सारे लॉस होते हैं। तो यहां से यहां तक जो इसकी एनर्जी थी, एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहां से पानी एंटर किया, ये लॉस होगा। तो ये क्या कहता है डार्सी लॉ कि जो डिस्चार्ज है इसके अंदर से, जब सॉइल सैंपल में से जो भी लिक्विड बह रहा है, पानी या कोई सा भी लिक्विड बह रहा है, हो सकता है शहद जा रहा हो या पानी जा रहा हो, उसका जो डिस्चार्ज है वो किसके समानुपाती है? वो कह रहा है हेड लॉस के समानुपाती। इसका मतलब क्या है हमारे माइंड में कि जितना ज्यादा हेड लॉस होगा उतना ही ज्यादा डिस्चार्ज होगा, या फिर जितना ज्यादा डिस्चार्ज था उतना ही ज्यादा हेड लॉस होगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है ये। एक्चुअल में क्या होता है, आपने कोई एक बाल्टी पानी को एक आप स्मूथ तरीके से किसी पाइप के थ्रू बिल्कुल धीरे धीरे आपने उसको बहने दिया, ठीक है। और दूसरा आप क्या करो, एक बाल्टी को आपने डायरेक्टली फेंक दे किसी रफ सरफेस पे। तो आप जब रफ सरफेस पे फेंकोगे तो जो पार्टिकल्स इधर उधर जाएंगे, रैंडम मूवमेंट होगा, वहां पर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जाकर के बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हेड लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, डिस्चार्ज ज्यादा था इसलिए। तो इसने बताया, डार्सी ने क्या बताया कि डिस्चार्ज किसके समानुपाती होता है? हेड लॉस के। और किसके समानुपाती? जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे वो टकराएगा, और डिस्चार्ज भी क्या है उतना ही ज्यादा होगा। तो ये डिस्चार्ज इन दोनों के तो समानुपाती होता है, इनके बढ़ने पर बढ़ेगा। और लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी डिस्चार्ज घटेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें एक कॉफिशिएंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हम लगा दिया के, HL/L इंटू में A। तो उन्होंने जो फॉर्मूला जनरेट किया था वो लेमिनार फ्लो के लिए, लेमिनार फ्लो एज्यूम करके किया था, और उसमें केवल डिस्चार्ज के लिए था, वेलोसिटी के लिए नहीं था। लेकिन डिस्चार्ज से हम वेलोसिटी निकालते हैं, आपको मालूम है डिस्चार्ज क्या होता है हमारा? एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। तो अब आगे जाकर के क्या किया हमने, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ हेड लॉस। रेट ऑफ हेड लॉस मतलब यूनिट लेंथ पर कितना हेड
लॉस हो रहा है, खत्म हो रहा है, और उसको हम किससे दिखाते हैं, आई से। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, आई को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो HL/L को, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या है, रेट ऑफ हेड लॉस। HL/L, आई का मतलब क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या होता है भाई, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी लेवल सरफेस से उतार या चढ़ाव को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर लेवल सरफेस से ये जो है 2% ऊपर गया, 2% का मतलब क्या है भाई, 2% है ना। अगर मैं इसको बोलूं ना 1/50, तब तो आप समझ जाओगे 1/50 का मतलब क्या है, 50 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने पर 1 मीटर वर्टिकल। ये तो क्या हो गया 1/50। लेकिन अगर मैंने इसको 2% बोल दे तो आप समझ ही नहीं पाए। कभी भी आपको कोई भी ग्रेडियंट या कोई भी स्लोप आपको किस में दर्शानी है, परसेंटेज में। क्या करो, ये जो n है 1/n, इस n का भाग दे दो 100 में, तब क्या आ जाएगा, परसेंटेज। और अगर 100 में % का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका n आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1/50 था तो 100 में 50 का भाग दिया, कितना आया, 2%। तो चाहे तो आप बोलो कि ये 1/50 स्लोप है, आप या फिर आप क्या कहो 2% स्लोप है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो मैंने आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लेवल सरफेस से उतार या चढ़ाव। +2% बोलो या -2% बोलो, एक ही चीज है। इसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक, पानी के हेड में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है पानी के हेड में, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट का मतलब उतार या चढ़ाव। यहां पर तो लॉस हो रहा है, लॉस को भी ग्रेडियंट बोलेंगे हम। तो हाइड्रोलिक मतलब जो पानी की एनर्जी है, हेड। हाइड्रो का मतलब क्या, वाटर, वाटर की एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसलिए अपन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। और रेट ऑफ हेड लॉस दोनों एक ही चीज है। तो HL/L को अपन क्या डिनोट करेंगे, आई से। तो Q बराबर क्या हो गया, K × I × A, KIA हो गया। यहां पर A को मैं अगर इधर तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया इक्वल्स टू KI। Q/A क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया बराबर वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया हमारा, KI हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं इस चीज को। किसे निकाला हमने, इस तरह से हमने ज्ञात किया वेलोसिटी को। अब मैं आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और थोड़ी क्यूरियस चीज आपको बताना चाहूंगा। यहां पर जो आप, ये क्लियर हो गया भाई, डार्सी का लॉ किसके लिए वैलिड था, लेमिनार फ्लो के लिए। पहली चीज ध्यान रखनी है आपको। और इसने क्या कहा कि डिस्चार्ज किस किस के समानुपाती होता है, डिस्चार्ज जो है हेड लॉस के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे हेड लॉस बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्चार्ज बढ़ेगा, या डिस्चार्ज बढ़ेगा तो हेड लॉस बढ़ेगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, ठीक है, ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया है किस चीज का, सॉइल सैंपल का। अब ये जो क्रॉस सेक्शन मान लो ये था, इसमें अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे भाई, इस तरह से पार्टिकल्स दिखेंगे, या फिर आपको पूरा पूरा ये भरा हुआ दिखेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत है और ये क्या है, सही। तो उस क्रॉस सेक्शन के अंदर, ये आपने क्रॉस सेक्शन तो पूरा ले लिया, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन में पानी तो केवल यहां से बहेगा। कहां से बहेगा, जहां पर ये क्या है, आपके वॉइड्स हैं, केवल पानी इन वॉइड्स के थ्रू निकलेगा। इस सॉइल में थोड़ी निकल जाएगा आर पार, इस वॉइड में निकलेगा। लेकिन आपने क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लिया, कंप्लीट ले लिया। यहाँ इसका एक इंपॉर्टेंस है, आगे बताऊंगा आपको। तो ये एरिया कौन सा था, ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया था भाई। लिख देता हूं मैं, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये वाली बात क्लियर होगी, ये क्या होता है, एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल की जो भी लेंथ थी वो है। अब यहां पर के क्या होता है, के मैंने आपको बताया कांस्टेंट, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, या इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। बोथ आर वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक। तो हमारा डिस्चार्ज मैंने निकाल लिया। डिस्चार्ज होता है Q बराबर KIA। यहां पर K जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा इस हेडिंग के बाद में, इस टॉपिक के बाद में। कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी पढ़ेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ेंगे, और 3-4 टॉपिक और अलग से उनको भी देखेंगे हम, लेकिन इस टॉपिक के बाद में। फिलहाल इसको कवर करते हैं। तो डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज बराबर KIA होता है।
के क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, आई क्या है, रेट ऑफ हेड लॉस, HL/L होती है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। यहां से हमने डिस्चार्ज निकाल लिया, और डिस्चार्ज के थ्रू हमने ए का भाग देकर क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी आई है ना, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम डिस्चार्ज वेलोसिटी। इस वेलोसिटी क्या बोलते हैं हम, ये हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी है, क्योंकि ये किससे आई है, डायरेक्टली डिस्चार्ज फॉर्मूला से आई है, और ये क्या है, हमारी रियल वेलोसिटी नहीं है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। ये एक्चुअल वेलोसिटी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो क्रॉस सेक्शन होता है इसके अंदर कंप्लीट लिया गया है, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है, जबकि उस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर आपको सॉइल के सॉलिड का एरिया भी दिख रहा है और साथ में आपको वॉइड्स का एरिया भी दिख रहा है। जबकि पानी कहां से बहेगा, जहां पर वॉइड्स मौजूद है, केवल उस वॉइड से पानी गुजरेगा, और वॉइड का जो एरिया है वो टोटल एरिया से क्या रहेगा, कम रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को और आगे देखते हैं। तो अब बात यह है कि एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालूं मैं, ये तो हमारी कौन सी निकली है, इसको तो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल या फिर फेक वेलोसिटी है, या सुपरफिशियल वेलोसिटी, मतलब ये इमेजिनरी वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पर मैं अब वी को लिख देता हूं, ये सारे नोटेशन आपको लिखने हैं। यहाँ पर वी क्या है भाई, वी क्या है, वी है यहाँ पर हमारा कौन सी वेलोसिटी कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे डिस्चार्ज वेलोसिटी। यहां पर v क्या है, v है हमारी डिस्चार्ज वेलोसिटी, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, तो हमने क्या देखा यहां से, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, किस तरह से वेलोसिटी को हम निकालते हैं, डार्सीज लॉ के द्वारा निकालते हैं। इस कंप्लीट को आप लिख लेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे अब हम। तो मैंने आपको बताया कि v बराबर k इंटू आई, ये हमारी निकल चुकी है वैल्यू, और यहां पर v क्या है, v है डिस्चार्ज वेलोसिटी। जो हमारा एरिया था, यहां पर जो हमने एरिया लिया कैपिटल ए, वो कंप्लीट लिया था, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था हमने, यहां पर वो एरिया नहीं लिया जहां से पानी बह रहा है। अब देखो जो हमारी वेलोसिटी होगी, मान लीजिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ये, और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको ये क्या दिख रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स। इसमें आपको जो वॉइड्स दिख रहे हैं, वॉइड्स के एरिया, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं AV से, एरिया ऑफ वॉइड्स, ओके। और कंप्लीट ये है कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया, कैपिटल A। जो हमारी इन वॉइड से जो पानी गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी हमारी, v एक्चुअल वेलोसिटी, और जो यहां से जो कंप्लीट एरिया से गुजर रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, कैपिटल V वेलोसिटी, ठीक है। तो AV क्या है, एरिया ऑफ वॉइड्स, और यहीं से हमारा पानी गुजरेगा, और इसके गुजरने से जो हमारी वेलोसिटी प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, एक्चुअल वेलोसिटी। और अगर केवल हम ये वाला एरिया लेंगे तो इस एरिया से हमें कौन सी वेलोसिटी प्राप्त होगी, इस एरिया से हमको प्राप्त होगी कौन सी वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी। और ये जो एरिया है हमारा, ये कौन सा एरिया है, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया है। कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया का अगर आप यूज करोगे तो कौन सी वेलोसिटी प्राप्त होगी हमको, ये प्राप्त होगी डिस्चार्ज वेलोसिटी v। ये हमारी गलत है, लेकिन इन दोनों का जो आपको मालूम है, चाहे हम इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, हमारा डिस्चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो a इंटू वी इज इक्वल्स टू AV इंटू में VA। बात क्लियर है, AV इंटू में VA हो चुका है। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं कैपिटल V बराबर AV अपॉन A इंटू में VA, AV अपॉन A एरिया ऑफ वॉइड्स अपॉन में टोटल एरिया। अगर इस पूरे की लेंथ 1 मीटर है तो मैं इस लेंथ को गुणा कर सकता हूं, ऊपर 1 मीटर 1 मीटर नीचे, मैंने मेरी मनमर्जी से कर दिया मल्टी, 1 से ऊपर नीचे कर सकते गुणा, और ये 1 क्या है, इसकी लेंथ है। तो ये टोटल क्या हो गया, एरिया इंटू में लेंथ, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू में VA, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है हमारा, पोरोसिटी। तो हमारा यहां से निकल के आ गया V एक्चुअल इज इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन में N।
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट निकलता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसीलिए मैंने आपको ये बताया जिससे आपके माइंड में क्लियर हो कि ये चीज़ कैसे आई। वैसे मैं आपको इसको डायरेक्टली बता सकता था और बताऊंगा भी। तो ये आपको ये चीज़ क्लियर है। पहले v बराबर के आई कैसे आया, डार्सीज लॉ से आया है। और ये जो v है हमारा डिस्चार्ज वेलोसिटी है, इस v को कैसे कैलकुलेट किया है हमने, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया को मानते हुए। तो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन एरिया को आप यूज कर रहे हो तो आपसे क्या निकलेगा, कैपिटल V, जो क्या है डिस्चार्ज वेलोसिटी। लेकिन पानी जो है इस कंप्लीट से तो गुजर नहीं रहा, केवल कहां से गुजरेगा, इस क्रॉस सेक्शन में जो वॉइड्स अवेलेबल है वहां से। तो वॉइड्स का अगर एरिया देखा जाए तो मैंने उसको क्या मान लिया, AV का मतलब क्या है, एरिया ऑफ वॉइड्स। और एरिया ऑफ वॉइड्स का आप यूज करोगे और वहां से पानी को अगर निकालेंगे तो हमें कौन सी वेलोसिटी प्राप्त होगी, एक्चुअल वेलोसिटी VA। ठीक है। लेकिन अगर चाहे मैं इसका यूज करूं इन दोनों का, चाहे इन दोनों का, डिस्चार्ज तो वही निकलेगा जो हमारा कैलकुलेट होकर आया है। तो डिस्चार्ज के लिए मैंने क्या लिखा, एरिया इंटू वेलोसिटी बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। कौन सा एरिया है ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वेलोसिटी भी हमने डिस्चार्ज वेलोसिटी ली है और एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, मतलब एक्चुअल वॉइड्स का एरिया लिया है। तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, एक्चुअल वेलोसिटी लेंगे। तो आपने यहां से देखा मैंने v बराबर a को नीचे भेज दिया, a नीचे आ चुका है। इस टर्म को कैसे समझेंगे आप, मुझे क्या है ये वॉल्यूम के रूप में देखना था। तो ये सैंपल की ये तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसकी लेंथ, ये सैंपल का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है लेंथ। तो लेंथ यूनिट है, यूनिट लेंथ से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक। तो ये क्या है लेंथ है। तो लेंथ इंटू में एरिया क्या होता है हमारा, वॉल्यूम में तो होता है एरिया इंटू में लेंथ। तो ये वॉल्यूम ऊपर कौन सी होगी, AV का मतलब, VV का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और नीचे क्या है, ये भी हमारी टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, एरिया इंटू में लेंथ। ये कौन सी वॉल्यूम होगी, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू में VA। ये तो वेलोसिटी वाला चल रहा है भाई V, और ये कौन सा वॉल्यूम वाला है, ये दोनों वॉल्यूम वाले V हैं। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये V और V ये कैपिटल चल रहे हैं और ये स्मॉल चल रहा है। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये तो स्मॉल V है, ठीक, ये तो स्मॉल V है और ये कैपिटल V है हमारे। तो यहां से आपका क्या आया, VA क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, पोरोसिटी N, और ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमको निकालनी थी तो क्या हो जाएगी हमारी, डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। यहां लिख देता हूं N क्या है, N है हमारी पोरोसिटी। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। किसी भी चीज़ में कम का भाग दोगे तो ज़्यादा ही तो आएगा। 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ज़्यादा का भाग देंगे तो कम ही आएगा, कम का देंगे तो ज़्यादा। इसमें आप 1 से कम का भाग दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगी, वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसको आप नोट के रूप में लिख लेंगे कि नोट के रूप में आप क्या लिखेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी हमेशा डिस्चार्ज वेलोसिटी से अधिक होती है। ठीक है। और कैसे निकालेंगे एक्चुअल वेलोसिटी को, एक्चुअल वेलोसिटी बराबर V अपॉन में N क्या होता है, पोरोसिटी। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी वेलोसिटी से रिलेटेड। इस तरह से हम निकालते हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी के बाद मैं आपको बात करूंगा डिस्चार्ज के बारे में कि एक्वाफर से डिस्चार्ज को किस तरह से ज्ञात किया जाए, उसके बारे में देखते हैं। तो ये आप उतार लें एक बार। तो वेलोसिटी का मेजरमेंट देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज। तो अब हम देख रहे हैं इसकी 2 अप्रोच है। फर्स्ट है हमारी A, वो क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। इसके 2 तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। भाई अभी तो देखा है, वेलोसिटी अगर आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्चार्ज निकाल सकते हो, वेलोसिटी इनटू में एरिया, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, K इंटू में I, के आई ऐसे अपन निकालते हैं क्या, K इंटू आई से अपन वेलोसिटी निकालते हैं, वहां से आप क्या निकालोगे, डिस्चार्ज। तो वही डिस्चार्ज फिर से निकल चुका है, K इंटू आई इंटू में A। तो ये हमारा क्या निकल गया है इस तरह से,
डिस्चार्ज। एक तो इसके आधार पर निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली, और दूसरा कैसे निकालेंगे हम, बाय फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट हमारे दो हैं यहाँ पे, पहला है पंपिंग टेस्ट और दूसरा है हमारा रिक्यूपरेशन टेस्ट। अब देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, केवल ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस सब्जेक्ट के अंदर पूछेगा कि डिस्चार्ज को निकाला जाता है थीम से, इससे पंपिंग टेस्ट से, रिक्यूपरेशन टेस्ट से, तो इन दोनों का यूज़ करते हैं हम डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए। या फिर आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रिक्यूपरेशन टेस्ट से ज्ञात किया जाता है एक्वाफर का डिस्चार्ज, एक्वाफर की वेलोसिटी, ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप देख सकते हो। इन दोनों से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो दो चीज़ें हैं, Q बराबर KIA, क्लियर है बात। ये तो कांस्टेंट चीज़ है, कोई मतलब ही नहीं है। I भी हमें मालूम है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। अब बात रही हमारे K की और Q की। अगर आपको किसी भी फील्ड की पहले से क्या पता है, K पता है, तो फिर आप इस फॉर्मूले से क्या क्या निकालोगे, डिस्चार्ज निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको उस फील्ड का डिस्चार्ज पता है कि हम इतना डिस्चार्ज के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, K ज्ञात करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं भाई। कोई एक अननोन आप निकालोगे इसमें से, या तो K पता है तो Q निकालोगे, और Q पता है तो K निकालोगे। ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट हो गई, I और A। बात क्लियर है। तो जब अभी तो मैं डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे को K पहले से ही पता है उस फील्ड का। समझ में आ रही है बात। और अगर मैं बात करूंगा क्या निकालने की, अगर मैं बात करूंगा उस फील्ड की परमेबिलिटी ज्ञात करने की, तो डिस्चार्ज में पहले से ही एज्यूम करके चलूंगा, ठीक है। तो मैं जब आपको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, वहां पर परमेबिलिटी नाम का एक चैप्टर रहेगा, वहां पर ये सारे टेस्ट होंगे। इसका मतलब वहां पर हम क्या ज्ञात करना सीखेंगे, परमेबिलिटी। तो वहां पर एक ये दोनों टेस्ट वहां पर आएंगे, पंपिंग टेस्ट और रिक्यूपरेशन टेस्ट। इन दोनों की सहायता से हम क्या निकालते हैं, परमेबिलिटी ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पर हमें डिस्चार्ज ऑलरेडी नोन होगा, वहां पर हमको Q पता होगा, I पता होगा और A, और हम इसी फॉर्मूले का यूज करके क्या ज्ञात करेंगे, K ज्ञात करेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए मैंने इसको पेंडिंग छोड़ रहा हूं, इसको मैं सॉइल मैकेनिक्स में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। वहां पर परमेबिलिटी एक पूरा टॉपिक होगा, जहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ परमेबिलिटी निकालेंगे, सारे तरीके के वेल्स की, कि कन्फाइंड में कैसे निकालें, इसमें कैसे निकालें, वहां मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो फिलहाल ये चीज क्लियर है, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये क्लियर है, और ये वाली बात क्लियर है आपको। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे इस फॉर्मूले से पहले तो डिस्चार्ज निकलवा दिया। अब तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी फील्ड की K पता है तो आप Q निकालोगे, Q पता है तो K निकालोगे, दोनों में से एक चीज निकालेंगे अपन। तो आपको फिलहाल डिस्चार्ज मेजरमेंट में केवल आपको इन मेथड्स के नाम ध्यान रखने हैं। सेकंड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो A तो क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच, और B क्या है हमारी, B है हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच। थ्योरेटिकल, ये क्या कहती है, थ्योरेटिकल थ्योरी है हमारे पास। थीम्स थ्योरी और दूसरी ड्यूपिट्स थ्योरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग में 3 कपल्स बहुत फेमस हैं। कपल्स मतलब 3 जोड़े वाले साइंटिस्ट फेमस है। पहला है हमारा लेसी कैनेडी, पढ़ चुके हो आप। दूसरा है हमारा थीम्स ड्यूपिट्स, और तीसरा है हमारा ब्लिग खोसला। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कोई भी एक कपल देगा और पूछेगा इन्होंने क्या किया था, या वो हमें रिजल्ट बता करके पूछेगा किस कपल का काम था, ठीक है। लेसी कैनेडी थ्योरी से आप क्या करते हो, कैनाल डिजाइन पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक। थीम्स ड्यूपिट से क्या करते हैं अपन, डिस्चार्ज निकालते हैं। किसका डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बोलो या दूसरा नाम मैंने आपको बताया, क्या बताया, यील्ड ऑफ एक्वाफर या फिर वेल, दोनों का मतलब दोनों का ही निकालते हैं। ब्लिग खोसला ये हमारी इसी यूनिट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, सीपेज एनालिसिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप नोट के रूप में भी लिख सकते हैं और याद रख सकते हो तो बेटर है, पढ़ चुके हैं वैसे हम इसको। तो 3 कपल्स
चलते हैं हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। पहला लेसी कैनेडी के द्वारा क्या करते हैं हम कैनाल का डिजाइनिंग करते हैं। दूसरा थीम्स डुपिट से डिस्चार्ज या फिर यील्ड निकालते हैं एक्वाफर की या फिर वेल की। और ब्लिक खोसला से हम सीपेज एनालिसिस, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो थीम्स थ्योरी में भी डिस्चार्ज या फिर बोला जाए क्या यील्ड क्यों निकालते हैं, और यही फॉर्मूला बनेगा जहाँ पर दो चीज़ रहेंगी। अब यहाँ पर ये चीज़ ना होकर के एक अलग टर्म आएगी पूरी की पूरी, वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर क्या है, अगर हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, तो आपको के पता होना चाहिए। और मतलब अगर हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या है, के पहले से ही पता है, उस फील्ड का के पहले से पता है, आप क्या याद कर रहे हो, डिस्चार्ज। और अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर, हम सेपरेट पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर, परमेबिलिटी, इसका मतलब आपको क्या चीज़ पता है पहले से, डिस्चार्ज पता है। तो मैं सॉइल मैकेनिक्स में आपको परमेबिलिटी पढ़ाऊंगा, तब अपन देखेंगे इसको, तब हम क्या चीज़ देखेंगे, डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे, थीम्स थ्योरी से और ड्यूपिट्स थ्योरी से। वहाँ पर हम दोनों ही केसेस को पैरेलल में लेकर के चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा था हमारे डिस्चार्ज मेजरमेंट की कौन कौन से अप्रोचेज हैं। पहली प्रैक्टिकल अप्रोच है, दूसरी थ्योरेटिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सी, पहली ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो। और फील्ड टेस्ट करके भी, फील्ड टेस्ट कौन कौन से, पंपिंग टेस्ट और रिक्यूपरेशन टेस्ट। और थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, थीम्स थ्योरी और ड्यूपिट्स थ्योरी। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप बार बार सोचेंगे ये टॉपिक बार बार। इस सब्जेक्ट में भी 3 सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको टॉपिक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मिलेगा आपको, वेल हाइड्रोलिक्स के अंदर ही, और आपको इरिगेशन में मिलेगा और सॉइल मैकेनिक्स में मिलेगा। तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम डिस्चार्ज निकालना सीख रहे हैं तो यहाँ पर के पहले से बता के रखेगा, वहां पर हम के निकालना सीखेंगे तो क्यू पहले से बता के रखेगा। इतना सा अंतर है बस। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, डिस्चार्ज और यील्ड का मतलब एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं हो। आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट या फिर यील्ड ऑफ एक्वाफर, आप लिख ही लें इसे, डिस्चार्ज मेजरमेंट या फिर यील्ड ऑफ एक्वाफर, एक ही चीज़ है दोनों, एक्वाफर। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली कि वेलोसिटी को तो हम कैसे मेजर करेंगे और डिस्चार्ज को कैसे मेजर करेंगे। अब देखो, तो यहां पर आपने देखा एक टर्म आ रही थी बार बार, के आ रही थी। के का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब मैं बात करता हूं आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के बारे में, ये क्या होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूं परमेबिलिटी के बारे में ओनली। तो अब ये इंपॉर्टेंट टर्म के रूप में आप लिख लें या तो इन सभी को, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे चलने दें, या तो आप हेडिंग डाल देंगे मेन, क्या डाल देंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें सबसे पहली कौन सी लिखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इसको हम के से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। परमेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है, ये परमेबिलिटी हमारी क्या चीज, परमेबिलिटी का मतलब क्या है हमारे, ये प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी तो होती है हमारी परमेबिलिटी। और उस प्रॉपर्टी को हम किस चीज के द्वारा डिनोट करें, किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा डिनोट करें, वो क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। इसी को शॉर्ट में कई बार बोल दिया जाता है परमेबिलिटी परमेबिलिटी परमेबिलिटी, जबकि होता क्या एक्चुअल में, वो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो आपने देखा होगा कई बार के को डायरेक्टली क्या बोल देते हैं लोकल स्लैंग में, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, जबकि एक्चुअल में है क्या, ये कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। और इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो कैसे बनाओगे आप, आपको जब कभी कोई डेफिनेशन बनानी हो तो मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके किस तरह से बनाई जाएगी डेफिनेशन, आपको किसकी डेफिनेशन बनानी है, आपको के की बनानी डेफिनेशन। क्या करो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जा करके और जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे की टर्म है, उनको यूनिट कर दो। तो के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में आई इंटू में ए। अब अगर मैं यहाँ पर आई और ए को क्या कर देता हूँ, यूनिट कर देता हूँ, आई की वैल्यू भी 1, ए की वैल्यू 1, तो के बराबर क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक, के बराबर क्या हो गया, क्यू। तो मैं क्या कहूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। लेकिन ये तो समझ में नहीं आया कौन सा डिस्चार्ज होता है, तो कंप्लीटली क्या बोलेंगे, ये वो डिस्चार्ज होता है जो यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर, ये कितना इसकी वैल्यू 1 की है हमने, यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर यूनिट एरिया से पानी के बहने की दर क्या कहलाती है, परमेबिलिटी। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली अपन देखते हैं। मान लो ये सॉइल है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ,
बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन मैंने केवल एक सेक्शन देखा है 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, इसमें से पानी यूँ जा रहा है, आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक प्लान है ये, आप ऊपर से देख रहे हैं पानी इस तरह से पेनिट्रेट कर रहा है। टोटल बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन मैंने केवल 1 मीटर बाय 1 मीटर का ले लिया, और इसमें मैंने साथ में मैंने साइड में पीजोमीटर लगा रखे हैं इसका हेड और हेड लॉस देखने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें पानी को जाने दे रहा हूँ, और पानी को किस रेट से जाने दे रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमने तो केवल ये देखा है कि यूनिट एरिया कितना हो गया, 1/1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो गया यूनिट एरिया, और मैंने उसके अंदर पानी की रेट जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, रेट धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। किस तरह से कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, मतलब I बराबर HL/L, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, यूनिट हो जाए। पहले हेड लॉस क्या था, कम था, मैंने इसमें से पानी डालना शुरू किया, मैंने पानी डाला इसके अंदर 1 लीटर पानी, और कितनी देर में डाला, 1 लीटर पानी मैंने डाला 2 सेकंड में, फिर 2 लीटर, 3 लीटर, और वो जो टाइम है उसको बढ़ा रहा हूँ। उन दोनों को मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूँ, किस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो आई है, आई की वैल्यू क्या हो जाए, यूनिट हो जाए। तो मान लीजिए वो जो मैं पानी डालता जा रहा हूँ, उसका जो पानी डालने का मतलब क्या, उसकी दर, पानी मैंने किसके रूप में डालेंगे अपन, वॉल्यूम के रूप में डालोगे पानी को, दर का मतलब क्या है, वॉल्यूम पर टाइम, और इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्ज। तो कहीं पर भी हम वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज क्या है, पानी की मात्रा ही है, बस दर्शाने का तरीका अलग है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बात कर रहे हैं हम, पानी ऊपर से डाले जा रहे हैं और उसकी वॉल्यूम पर टाइम को हम नोट कर रहे हैं, डिस्चार्ज को नोट कर रहे हैं। कब तक हम डालते गए, तब तक डालते गए जब तक कि आई की वैल्यू यूनिट ना हो जाए। तो मान लो क्यू की वैल्यू उस टाइम कितनी थी, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड थी, ठीक है, 3 मीटर क्यूब पर सेकंड थी। उस डिस्चार्ज पर हमारा एरिया तो पहले से कांस्टेंट था 1, और उस डिस्चार्ज पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये जो डिस्चार्ज की जो आपको वैल्यू है, ओनली वैल्यू, नॉट यूनिट, ओनली वैल्यू, ये वैल्यू ही क्या कहलाएगी, के, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं इस थ्योरेटिकल अप्रोच से, तो कैसे बनाएंगे, ये डिस्चार्ज की वो वैल्यू होती है जो यूनिट एरिया से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो यूनिट एरिया से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर बह रहे पानी की दर, डिस्चार्ज का मतलब क्या है, पानी के बहने की दर ही तो होती है, वॉल्यूम पर टाइम, बह रहे पानी की दर क्या कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, यूनिट एरिया से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर, नॉट हिंदी वाला नहीं लिखेंगे, यूनिट एरिया से यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर बह रहे पानी की दर क्या कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कहलाती है। तो इसकी यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, ये तो अपना यूनिटलेस होता ही है, क्यू डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, और एरिया क्या होता है अपना, मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड है, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, केवल क्या बचा, ऊपर मीटर बच गया और नीचे क्या बच गया, सेकंड बच गया। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर हम इसको डायमेंशन के रूप में बोलें तो m0 L1T-1, तो अपन इसकी एक बार डायमेंशन और लिख लेते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना, वो केवल डायमेंशन है, केवल डायमेंशन, और यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट है। तो k बराबर क्यू आपने लिख लिया, ये मैंने केवल आपको डेफिनेशन समझाने के लिए कि हम किस तरह से थ्योरेटिकल अप्रोच से डेफिनेशंस को बनाते हैं। तो k की यूनिट क्या हो गई भाई, k की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। और अगर बोला जाए इसकी डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन क्या होती है इसकी, m0 L1T-1, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा कोएफिशिएंट था ना k, आपसे पूछा जाए कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है k, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सॉइल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है या फिर हमारा जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है या फिर सॉइल, भाई ये दोनों की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कैसे आप पता करोगे, एक हमारे वैज्ञानिक हेजन ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको आप देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग के क्या होता है, के होता है हमारा CD² अपॉन में न्यू, ठीक। यहां पर C क्या है, C है एक कांस्टेंट, सो कॉल्ड शेप फैक्टर, ये कांस्टेंट होता है, शेप फैक्टर है। D क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। G आप जानते ही हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, और न्यू क्या होता है, ये होता है म्यू बाय रो, और ये क्या होता है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो बात क्लियर है। तो आपको इस फॉर्मूले से समझ में आएगा सी क्या है, एक सेफ फैक्टर है जो किस पर डिपेंड करता है, सेफ फैक्टर मैं यहीं पर लिख देता हूं, डिपेंड्स ऑन शेप कॉमा साइज एंड ग्रेड ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। तो आपको समझ में आ रहा है ये सी किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट होता है जिसका नाम रखा गया है शेप फैक्टर, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो हमारे सॉइल पार्टिकल है उसकी शेप पर, उसके साइज पर और उसके ग्रेड पर, ठीक है। और डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स का डायमीटर है और एवरेज डायमीटर होता है। जी क्या है हमारा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और न्यू क्या होता है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये कांस्टेंट है, इससे तुमको मतलब ही नहीं है। बाकी चीज क्या रही है हमारी, सी रही डी रही, ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड कर रही है, देखो सी जो है ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉइल पर। ये हमारा सी किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, सॉइल पर। डायमीटर पार्टिकल ये भी सॉइल पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन न्यू किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, ये डिपेंड कर रहा है हमारे फ्लूइड पर, ठीक है। तो तीन चीज हो गई है। इस पूरे में हमें क्या समझ में आया कि जो के है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है हमारे सॉइल पर और फ्लूइड पर डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो मतलब के जो हमारी के है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ये किस पर डिपेंड कर रही है, सॉइल पर भी डिपेंड करती है और फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर भी। तो आप नोट में लिख देंगे, नोट में क्या लिखेंगे आप कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल और फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताई कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस पर निर्भर करता है। इसी के अंदर एक चीज और आती है हमारे सेकंड, वो क्या हमारा, वो है कोएफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी या फिर स्पेसिफिक परमेबिलिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी क्या होता है, ये वो परमेबिलिटी है जो किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है केवल और केवल, ये इसी का पार्ट है, ये इसी परमेबिलिटी इसी कोएफिशिएंट का एक पार्ट होता है जो केवल और केवल सॉइल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, के नोट से। तो के नोट क्या होता है, के नोट बराबर सी डॉट डी स्क्वायर। आपको मालूम है ना सॉइल की प्रॉपर्टी पर केवल क्या डिपेंड कर रहा है, सी और डी। तो जो हमारा के नोट है, के नोट का फॉर्मूला क्या हो जाए, के नोट बराबर सी डी स्क्वायर। तो यहां पर मैं इस फॉर्मूले में अगर पुट करूं तो सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, के नोट, और जी की जगह जी रख दिया और ये न्यू की जगह न्यू। तो यहां से के नोट क्या हो गया, के नोट बराबर के डॉट न्यू अपॉन में जी। तो आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, के नोट का मतलब क्या है, सेम है। तो के नोट क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है जो किस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल सॉइल की प्रॉपर्टी पर। तो दोनों नोट से एक क्वेश्चन बनता है। पहले वाला नोट क्या था हमारा कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, सॉइल की प्रॉपर्टी पर या फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर या फिर दोनों पर, ये डिपेंड करता है दोनों पर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी या दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक परमेबिलिटी, ये किस पर निर्भर करती है, सॉइल की प्रॉपर्टी पर, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर या फिर दोनों पर, ये डिपेंड करती है केवल और केवल सॉइल की प्रॉपर्टी पर। आपको दिख रहा है फॉर्मूले के अंदर सी डी स्क्वायर, फॉर्मूलेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये केवल आपको समझाने के लिए जिससे आप भूल ना पाओ। तो सी डी स्क्वायर का सी भी क्या है, शेप फैक्टर, डी भी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल सॉइल की प्रॉपर्टी पर, फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर निर्भर नहीं कर रहा। अब मैं आपको देखो प्रैक्टिकली समझाता हूं, और बिल्कुल सही बात है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो फील्ड है इसकी परमेबिलिटी 2 × 10⁻13 या कुछ भी है, इसकी कोई भी वैल्यू हमने फिक्स कर ली कि इसकी परमेबिलिटी 2 × 10⁻13 है, तो क्या वो वैल्यू फिक्स हो चुकी है क्या, मतलब इसका क्या है कि इस रेट से पानी को अंदर जाने देगा।
लेकिन हमने बात तो करी नहीं पानी के लिए, हमने तो केवल उस फील्ड की परमिबिलिटी बोल दी। 2 × 10⁻⁻14 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस वेलोसिटी से आप उसके अंदर लिक्विड को जाने दे रहे हो। लेकिन मैं तो पानी डाल ही नहीं रहा उस पर, मैं तो शहद डाल रहा हूं। आप बताओ मेरे को, शहद इस वेलोसिटी से उस फील्ड के अंदर चला जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की भी तो प्रॉपर्टी है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी का उसमें पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहा, वो जाएगा कैसे? और आप वहीं पर बात करो कैरोसिन की, तो कैरोसिन उसे जल्दी चल जाएगा पानी से। क्यों जा रहा है? इसका मतलब हमारे माइंड में क्या है कि परमेबिलिटी को हम ऐसे नहीं बोल सकते केवल किसके आधार पे, मटेरियल के आधार पे। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि दूसरा उसके अंदर आप लिक्विड कौन सा डाल रहे हो। बात क्लियर है? तो हमें दोनों चीजों का यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये जो है परफेक्ट डेफिनेशन है किस चीज की, हमारे परमेबिलिटी की। बात क्लियर है? अगर जो हम बात करते हैं ना, केवल किस चीज की बात करते हैं हम कि केवल इसकी परमेबिलिटी इतनी है, वो हम कौन सी परमेबिलिटी होती है? वो होती है हमारी इंट्रिंसिक परमेबिलिटी। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी केवल किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है केवल मटेरियल, मतलब यहां पर मटेरियल क्या हमारा, सॉइल पर। तो आप नोट में लिख देंगे। और इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो क्या है? इसकी यूनिट, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है हमारी डार्सी। ठीक, और डार्सी का मतलब क्या होता है? 1 डार्सी इज इक्वल्स टू, इसकी यूनिट होती है हमारी डार्सी, एंड 1 डार्सी is equals to -13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी दो बातें थी। अब यहीं से मैं आपको एक चीज और बताता हूं, तीसरी, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये दोनों चीज क्लियर है, इसका नोट लिख लेंगे कि ये केवल सॉइल की प्रॉपर्टी पर निर्भर करती है। डार्सी, एक सेकेंड, 1 नहीं आया, 9.87, सॉरी, 1 डार्सी इज इक्वल्स टू 9.87 इंटू 10⁻⁻13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी कुछ बातें थी। तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं, वो है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये जो छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रही है, इस पे से डिग्री वाले में 3 क्वेश्चन आए थे इसी पे से। एक तो ये परमेबिलिटी पे आया था, और एक इसके बाद जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो पहली बात तो है कि ट्रांसमिसिबिलिटी होती क्या है। भाई देखो, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी ही होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की परमेबिलिटी, ऐसे ही कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांसमिसिबिलिटी। लेकिन परमेबिलिटी क्या थी? यूनिट एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी के बहने की दर। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन एरिया से नहीं है, ये किससे है कि यूनिट तो हो विड्थ और फुल हो डेप्थ। तो यहां पर अगर टॉप से देखें ना, परमेबिलिटी के लिए तो आप क्या ले रहे थे? पूरा एरिया ले रहे थे। पूरे एरिया से पानी इस तरह से बह रहा है, और डेप्थ क्या थी? इनफाइनाइट थी। तो टॉप से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? स्क्वायर दिखेगा। और लॉन्गिट्यूडनली क्या देखोगे? क्या दिखेगा आपको? पूरा पूरा नीचे तक जा रहा है इस तरह से। तो अगर हम इसका बनाएं, अगर हम इसको देखो, आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये देखो, एरिया, यूनिट, यूनिट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट है। इस पूरे यूनिट एरिया से पानी क्या है? इस पूरे चारों तरफ से यूं जा रहा है नीचे। और डेप्थ क्या है? इनफाइनाइट डेप्थ तक। तो ये जो है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो पानी जा रहा है, उसके पानी के जाने की जो दर है, वही क्या है? हमारी परमेबिलिटी। तो यहां पर तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे थे। लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है? ये होती है कि एरिया ना लेकर के केवल यूनिट विड्थ ली है, ये केवल यूनिट विड्थ ली जाए। यूनिट विड्थ और डेप्थ क्या है? इनफाइनाइट। डेप्थ की कोई लिमिट नहीं है। यूनिट विड्थ और इनफाइनाइट डेप्थ से जो पानी बहेगा। अब पानी कैसे बहेगा? यूनिट विड्थ से कैसे बहेगा? यूनिट विड्थ का मतलब केवल इस लाइन पे बह रहा है पानी। मतलब ये जो लाइन है, यहां से नहीं बहेगा, केवल इस लाइन पे यूं जा रहा है पानी, इस लाइन पर। ठीक है, तो ये जो लाइन पर जो पानी नीचे जाएगा, यही क्या है हमारा? इस तरह से, मतलब एक पेज हो गया हमारा, पेज। एक हमारा कोई पेज हो गया, तो उस पेज से पेज, कोई ये जैसा हमारा पेज है, उस पेज से अगर कोई पानी, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज है, आपको
तो पानी किस तरह से बहेगा, देखो ऐसे बहेगा, एक ये पानी की धार है मान लो, ये बिल्कुल पतली सी, तो ये जो धार जा रही है, इस धार के जाने की दर ही क्या है हमारी, ये है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो दोनों में इतना सा ही अंतर है। वहां पर तो क्या होगा, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया से पानी बह रहा है, तो पानी पूरा पूरा वॉल्यूम के रूप में दिखेगा, जैसे हम टैप से निकालते हैं, हमारी ठूटियां खोलते हैं, टैप खोलते हैं हम, वहां से पानी कैसे निकलता है, एक वॉल्यूम के रूप में, ऐसी करंट दिखती है आपको, सॉलिड यूं निकल रहा है। लेकिन अगर हम पूरी टैप को इस तरह से ना खोल, केवल आप एक लाइन के रूप में पानी निकले, तो कैसे निकलेगा, इस पेज की तरह निकलेगा। ये जो पेज दिख रहा है आपको, इस पेज की तरह निकलेगा पानी ऐसे। तो ये क्या है, हमारी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से। बाकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे कि यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर यूनिट विड्थ, यहां पर क्या आएगा, यूनिट विड्थ, यूनिट एरिया ना आकर क्या आएगा, यूनिट विड्थ। तो यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर यूनिट विड्थ व फुल डेप्थ से बह रहे पानी की दर क्या कहलाती है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। फिर से लिख देंगे डेफिनेशन, यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के अंडर यूनिट विड्थ, यही इंपॉर्टेंट है बस, वह फुल डेप्थ से बह रहे पानी की दर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। तो T और K में क्या रिलेशन हो गया, T बराबर K इंटू डी हो गया। क्यों हो गया भाई K इंटू डी, K क्या होता था हमारा, नीचे आप कंप्लीट एरिया लेते थे, यहां पर कंप्लीट एरिया ना लेकर, कंप्लीट एरिया का मतलब B इंटू डी लेते थे, यहां पर आपको B को क्या कर देना है, यूनिट, तो क्या बचेगा केवल D। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो T किसके बराबर आ गया हमारा, ऑटोमेटिकली K के बराबर है। तो T और K में क्या रिलेशनशिप होती है, T बराबर K इंटू में D। तो इसकी यूनिट क्या हो गई बताओ, इसकी यूनिट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट होगी इसकी हमारी, ये देखो इसकी क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड, और डेप्थ की क्या होती है, मीटर, क्या होगी इसकी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और अगर बोला जाए डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, m0 L2 एंड T-1। बात क्लियर है। लास्ट टाइम WRD में यही क्वेश्चन पूछा गया था सेम, कि कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, T बराबर K बाय D, T बराबर D बाय K, T बराबर K प्लस D, T बराबर K इंटू डी। बात क्लियर है। लास्ट ईयर आया था, आप देख सकते हैं डिग्री में आया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, बहुत एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। पिछली बार आया, इट डजंट मीन कि इस बार नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, रिपीट हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, और भी आगे की टर्म है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना था कोएफिशिएंट ट्रांसमिसिबिलिटी के अंदर, कि यूनिट विड्थ से बहेगा पानी, यूनिट एरिया से ना बह करके केवल यूनिट विड्थ से और फुल डेप्थ से। वहाँ पर कंप्लीट एरिया होता था और डेप्थ भी फुल होती थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम अदर इंपॉर्टेंट जो हमारी टर्म्स थी, उनको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।